Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. No, So, ma'am. okay. So we completed this topic, credit rise up, in yesterday's class. So today we have to start this new topic, 3.6, the experience of injustice. The refusal of the money lenders to extend loans and enraged the riots. अब क्या हो रहा था, क्योंकि कॉटन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि कॉटन मिल्स जो है वो एकदम से डाउनफॉल पे आ गई थी वापस से, और मनी लेंडर्स जो हैं वो पहले इजीली लोन दे दिया करते थे पीजेंट्स को, लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ करनी बंद कर दी थी, और वो लोन्स की जो डेट होती थी उसको भी ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं करते थे। तो यहाँ पर मनी लेंडर्स के बारे में ही बोला गया है कि कैसे राइट्स जो हैं, जब उनको मालूम पड़ा कि मनी लेंडर्स जो हैं वो लोन्स नहीं दे रहे हैं, तो उससे उनको गुस्सा आ गया। What infuriated them was not simply that they had got deeper and deeper into debt, or that they were utterly dependent on the money lenders for survival, but that money lenders were being insensitive to their plight. उनको गुस्सा क्यों आया? वो सिंपली ये नहीं था कि ये लोग बहुत ज्यादा कर्जे में डूबते जा रहे हैं या ये पूरी तरह से डिपेंड हो गए मनी लेंडर पे अपने सर्वाइवल के लिए, बल्कि इनको गुस्सा इसलिए आ रहा था कि मनी लेंडर्स जो हैं इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि वो इनके दुख का जो ये टाइम चल रहा है या जो इनकी दिक्कतें चल रही हैं उसको ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देखते हुए उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। The money lenders were violating their customary norms of the countryside, और वो साथ साथ जो वहाँ के customary norms थे, जो कानून बने हुए थे विलेज एरियाज के, उसको भी वायलेट कर रहे थे, तोड़ रहे थे। Money lending was certainly widespread before colonial rule, and money lenders were often powerful फिगर्स। अब मनी लेंडिंग जो है, मनी लेंडिंग यानी पैसे उधार पे देना, ये पहले से चला आ रहा था, कॉलोनियल रूल से पहले से चला आ रहा था, और मनी लेंडर्स जो है वो अक्सर पावरफुल फिगर्स की तरह देखे जाते थे विलेज एरिया में। A variety of customary norms regulated the relationship between the money lenders and the right। अब कई तरह के कानून बने हुए थे इनके बीच में, मनी लेंडर और राइट्स के बीच में, काफी समय पहले से ही। Our general norm was that one general norm was that the interest charge could not be more than the principal। जो एक बेसिक नॉर्म था, कानून था, वो ये था कि भाई जितना भी पैसा दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हो। This was meant to limit the money lenders' exactions and define what could be counted as fair interest। अब ये चीज यहाँ पर ऐसे बताई गई थी कि मनी लेंडर्स जो है वो ज्यादा उनसे चीजें निकलवा नहीं पाए, और ये बोला जाए कि एक फेयर, जो एक तरीके वाला इंटरेस्ट बनता है, वो ही वो चीज मांगे। अंडर कॉलोनियल रूल दिस नॉर्म broke down। अब कॉलोनियल रूल के दौरान ये कानून उन्होंने तोड़ दिया। In one of the many cases investigated by the Deccan Riots Commission, the money lenders had charged over 2,000 as interest on a loan of ₹100। अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि कॉलोनियल रूल के अंदर उन्होंने इस कानून को किस तरीके से वॉयलेट किया है, अलग लेवल पे ले जाकर के। जब इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी डेकन राइट्स कमीशन के द्वारा, तब इनको एक केस में ऐसा पता पड़ा कि इन्होंने 2,000 रुपए सिर्फ ब्याज ली है, इंटरेस्ट लिया है, और वो भी कितने रुपए लोन पर? 100 रुपए के लोन पे। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 100 रुपए है और इंटरेस्ट ले रहे हैं 2,000 रुपए। तो ये इन्होंने इस तरीके से इतने एक्सटेंट पे जाकर के वॉयलेट किया था। In petition after petition, riots complained of the injustice of such exactions and the violation of the custom। अब ये लोग क्या कर रहे थे, petition के बाद petition दायर कर रहे थे, riots जो है कंप्लेन कर रहे थे कि इनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, इस तरीके से उनसे पैसा निकाला जा रहा है और वॉयलेट किया जा रहा है कस्टम्स को। समझ में आया? इन दोनों ही पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। No, ma'am, no problem. Okay. The riots came to see the money lenders as devious and the deceitful। अब राइट्स जो उनको लगने लगा कि मनी लेंडर्स जो है ये बिल्कुल शैतानी है और बिल्कुल धोखेबाज हैं। They complained of money lenders मैनिपुलेटिंग लॉज एंड फोर्जिंग अकाउंट्स। इन्होंने कंप्लेन करी कि मनी लेंडर्स जो हैं ये कानून के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं और गलत चीजें हम पे लागू कर रहे हैं। In 1859, the British passed a limitation law that stated that the loans bond signed between moneylenders and riots would have validity for only 3 years। अब इसके ही उसमें मनी लेंडर्स
क्योंकि इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे और इनकी कंप्लेन कर रहे थे राइट्स बार बार। तो 1859 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक कानून पास किया, लिमिटेशन लॉ, कि भाई आप लोन बॉन्ड्स जो दे रहे हैं उस पर साइन कराएंगे और कोई भी मनी लेंडर जो है वो राइट्स को उनका जो भी वो लोन होगा वो सिर्फ 3 साल के लिए ही होगा, वैलिडिटी उसकी 3 साल की होगी। दिस लॉ वॉज मेंट टू चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम, और ये कानून इसलिए बनाया गया था कि ये चेक करते रहें इंटरेस्ट के ऊपर, टाइमली चेक करते रहें कि ये ज्यादा तो नहीं मांग रहे इनसे। लेकिन मनी लेंडर्स जो थे उन्होंने क्या करा, द मनी लेंडर्स हाउएवर टर्न द लॉ अराउंड, उन्होंने कानून को बदल दिया, फोर्सिंग द राइट टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 years। उन्होंने इसका क्या करा, एक नया ही वो बनाया कि उन्होंने हर 3 साल के अंदर अपना नया एक बॉन्ड जो है वो साइन कराना शुरू करा। When a new bond was signed, the unpaid balance, that is the original loan, and the accumulated interest was entered as the principal on which a new set of interest charged for the calculated। अब इन्होंने इस चीज को कैसे किया कि यहाँ पर जब भी ये नया साइन करवाते थे बॉन्ड हर 3 साल बाद, तो ये पहले का बकाया जो होता था ओरिजिनल लोन और इंटरेस्ट उसको साथ में जोड़ करके एंटर करते थे इस साल के बॉन्ड में प्रिंसिपल अमाउंट की तरह, और उस पर फिर नया और इंटरेस्ट लागू करते थे। तो अगर किसी के 2,000 रुपए और ये जो इंटरेस्ट है 2,000 रुपए पे मान लो 500 या 600 रुपए इंटरेस्ट है, तो वो अगर बकाया है तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे और उसके ऊपर अलग लेवल का नया जो इंटरेस्ट है वो लागू करेंगे। ये इन्होंने इस चीज को मैनिपुलेट किया था। In petitions that the Deccan Riots Commissions collected, riots described how this process worked and how money lenders used a variety of other means to short change the riot। अब जो पेटिशंस लगाए गए थे डेकन राइट्स कमीशन ने जो कलेक्ट करे थे और राइट्स ने उसमें डिस्क्राइब किया था कि भाई ये कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे मनी लेंडर्स जो है अलग अलग तरीकों से हमें परेशान कर रहे हैं। उसके अंदर काफी सारी चीजें मेंशन है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। दे रिफ्यूज टू गिव रिसीट्स व्हेन लोन्स वर रीपेड। अब ये क्या करते थे, जब इनका लोन चुक भी जाता था, ये राइट लोग इनका लोन चुका देते थे, तो लोन चुकाने के ऊपर एक रिसीट दी जाती है, आपको पर्ची दी जाती है कि भाई हाँ आपने लोन जो है वो चुका दिया है। लेकिन ये लोग वो भी नहीं देते थे, ये रिफ्यूज करते थे। when loans were repaid, जब लोन्स पूरी तरह से पे कर दी जाते थे उसके बाद भी। entered fictitious figures in bonds, acquired the peasants, harvest at low prices and ultimately took over peasants property। और ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये उनको गलत उसमें दिखाना चाहते थे कि ये इन्होंने तो बॉन्ड पूरा किया ही नहीं, इन्होंने तो पे किया ही नहीं है, और अब जो है उनके खिलाफ ये पीजेंट्स जो है जब उनकी हार्वेस्ट होती थी कम प्राइसेस की, उनको फायदा कम होता था, तो ये अल्टीमेटली उनकी जमीन को हड़प लेते थे, प्रॉपर्टी जो थी उस पर कब्जा कर लेते थे। ये इस तरह के बॉन्ड्स के अंदर इस तरह की चीजें मेंशन करते थे। ठीक है, समझ में आया कि इस किस तरीके से उनको परेशान कर रखा है। पहले तो उनको रसीद नहीं दे रहे कि भाई आपने लोन चुका लिया, दूसरा फिर उनके साथ में बॉन्ड्स जो है वो इस तरीके के उस बॉन्ड के अंदर ऐसे क्लॉजेस डलवा रहे हैं कि अगर आपकी कम प्राइसेस का हार्वेस्ट बिक रही है तो तुम्हारी गलती है, तो तुम जो है अब अपनी प्रॉपर्टी भी मुझे दे दो। ये चीज यहाँ पे बोली गई है इस पैराग्राफ और इससे अबव पैराग्राफ में। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. ओके No, ma'am. ओके। Deeds and bonds appeared as symbols of the new oppressive system। अब ये जो नए deeds और bonds थे ये एक नए oppressive system की तरह देखे जाने लगे। In the past, such deeds had been rare। पहले के जमाने में इस तरह की deeds नहीं होती थी। The British, however, were suspicious of transactions based on informal understanding, as was common in the past। Britishers जो थे वो पहले से ही suspicious रहा करते थे, इस तरह के transactions जो होते थे informal, उनके बीच में understanding नहीं होती थी, तो वो common थी। The terms of transactions they believed had to be clearly, unambiguously, and categorically stated in the contracts, deeds, and bonds, and regulated by the law। अब जो टर्म्स होती थी कि कैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे कैसे नहीं होंगे वो क्लियरली मेंशन करते थे उसके अंदर, कैटेगरी बनाते थे उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सारे डीड्स और बॉन्ड्स के अंदर, और फिर वो कानून के हिसाब से उनको करते थे। अनलेस द डीड और कॉन्ट्रैक्ट वाज लीगली एनफोर्सेबल इट हैड नो वैल्यू। जब तक कि वो डीड और कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली लागू नहीं होता था तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो इनका प्रॉपरली एक सिस्टम हुआ करता था काम करने का। Over time, peasants came to associate the misery of their lives with the new regime of the bonds and the deeds।
समय के साथ में पीजेंट्स जो है उन्होंने अपने जिंदगी जो है उनकी जो मिजरी थी, लाइफ की जो दिक्कतें आ रही थी, वो इन नए जो बॉन्ड्स और डीड्स आए थे उससे जोड़ करके उन्होंने दिखाया, बताया. दे वर मेड टू साइन एंड पुट थंब इंप्रेशंस ऑन डॉक्यूमेंट्स बट दे डिड नॉट नो what they were actually signing. उनसे जबरदस्ती साइन करवाए जाते थे, उनके अंगूठा छपाया जाता था जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, और उनको पता भी नहीं होता था कि ये किस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है और एक्चुअली किस चीज पे ये साइन कर रहे हैं. They had no idea of the clauses and the money lenders inserted in the bonds. उनको कोई आइडिया नहीं होता था कि मनी लेंडर जो है वो किस चीज पे उनसे साइन करवा रहा है, क्या क्लॉजेस डले हुए हैं. They feared the written words. उनको इन शब्दों से, लिखे हुए शब्दों से डर लगने लगा था. But they had no choice because to survive they needed loans and money lenders were unwilling to give loans without legal bonds. अब उनको डर लगता था इन लिखे हुए वर्ड से, और उनके पास में कोई चॉइस भी नहीं थी. अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको लोन लेना पड़ता था, और मनी लेंडर्स जो है वो बिना लोन नहीं देते थे, बिना लीगल बॉन्ड्स के. तो ये थी इनकी मिजरी. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No problem. Okay, So, then ma'am. fourth point, the end point of this chapter. We are going to complete this chapter in few minutes. The Deccan Rights Commission. What is the Deccan Rights Commission? As we studied in the previous topic, इन्होंने कमीशन बनाया था, अब उसके बारे में पढ़ते हैं ये कैसे फ्रेम किया गया था. When the revolt spread in the Deccan, the government of Bombay was initially unwilling to see it as anything serious. जब रिवोल्ट फैला था डेक्कन में तो सरकार जो थी बॉम्बे की, उनको शुरुआत में लगा नहीं था कि ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरीड बाय द मेमोरी ऑफ 1857 and pressurized the government of Bombay to set up a commission of inquiry to investigate into the causes of the riots. लेकिन जो देश की सरकार थी उनको इस चीज को देख करके डर लगा, और उनको लगा कि 1857 की जो मेमोरी थी उनको याद आ गई, मतलब उनको चिंता लगी कि, और उन्होंने चेताया सरकार जो थी बॉम्बे की उसको कि भाई तुम एक कमीशन बैठाओ जिससे जो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे कि भाई राइट्स को क्या दिक्कतें हो रही हैं. The commission produced a report that was presented to the British Parliament in 1878. तो इन्होंने एक कमीशन बिठाया और एक रिपोर्ट बनाई जो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सबमिट करी 1878 के अंदर. This report, referred to as the Deccan Riots Report, provides historians with a range of sources for the study of the riot. इस रिपोर्ट के अंदर Deccan Riots Report जो है ऐसे रेफर किया गया, इसको ऐसे बोला गया, जहाँ पे सारी चीजें बताई गई, सारे सोर्सेज जो थे वहाँ की स्टडी करी गई राइट के बारे में. The commission held inquiries in the districts where the riots spread and recorded statements of riots, saukars and eyewitnesses, and compiled statistical data on revenue rates, prices and interest rates in different regions, and collated the reports sent by the district collectors. कमीशन जो है वो बिठाया गया था जिसमें उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर के जितनी भी राइट स्प्रेड हो रहे थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करी, रिकॉर्ड करे उनके स्टेटमेंट, साहूकार के स्टेटमेंट, और जितने भी आई विटनेसेस यानी सबूत थे उनके स्टेटमेंट, सबको स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर डाला. रेवेन्यू रेट्स के साथ में क्या प्राइसेस हैं, क्या इंटरेस्ट रेट ली जा रही है अलग अलग रीजन्स में, सबको जोड़ करके इन्होंने रिपोर्ट बनाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी. And looking at such sources, we have to again remember that they are official sources and reflect official concerns and interpretations of the events. अब वापस से वही चीज हम यहाँ पे भी बोली गई है कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं, और उन्होंने अपने कंसर्न के हिसाब से और अपने इवेंट्स के हिसाब से उन्होंने चीजें मेंशन की गई हैं. The Deccan Rights Commission, for instance, was specifically asked to judge whether the level of the government revenue demand was the cause of the revolt. अब डेक्कन राइट कमीशन जो स्टेब्लिश किया गया था वो बेसिकली इसलिए किया गया था कि भाई तुम चेक करो जो सरकार ने रेवेन्यू डिमांड लगाई है वो कहीं उसका कारण तो नहीं है जो ये क्रांति फैल रही है. And after presenting all the evidence, the commission reported that the government demand was not the cause of the peasant anger. और जब इन्होंने रिपोर्ट दे दी तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि भाई सरकार की जो नीति बनी हुई है रेवेन्यू डिमांड जो की गई है वो किसानों का गुस्से का कारण नहीं है. It was the money lenders who were to blame. जो मनी लेंडर्स है उनकी गलती है, उनको ब्लेम किया जाना चाहिए. This argument is found very frequently in colonial records. ये चीज आपको कई बार colonial records के अंदर देखने को मिलेगी कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो गलती है यहाँ के खुद के जमींदार जो है उनकी गलती है. ये चीज आपको देखने को कई बार मिल जाएगी. This shows that there was a persistent reluctance on the part of the colonial government to admit that the popular discontent was ever on account of the government actions. ये चीज हमेशा ये दर्शाती है कि ये लोग कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इनकी नीतियों की वजह से ही ये चीजें हो रही थी और यही सारी दिक्कतों का कारण थे. ये चीज को ये कभी नहीं मानेंगे. ठीक है.
Official reports thus are invaluable sources for the reconstruction of the history. इसीलिए ये जितनी भी official reports हमारे सामने दी गई हैं ये बिल्कुल invaluable source है, इसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि इससे हम history को reconstruct नहीं कर सकते. But they have to be always read with care and just juxtaposed with evidence cured from newspapers and official and accounts, legal records and where possible oral resources. अब क्या है, लेकिन फिर भी इनको ढंग से पढ़ना, इनकी सारी जितने भी एविडेंस है उनके साथ में इनको कंपेयर करना, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, अनऑफिशियल अकाउंट्स हैं, लीगल रिकॉर्ड्स हैं, जितना भी पॉसिबल उन सारे ओरल सोर्सेज को पढ़ करके ही हम किसी एक एंड पॉइंट पर पहुंच सकते हैं. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, so we completed this chapter and you have to study as a homework कि जितने भी boxes हैं ये आपने खुद से पढ़ने हैं and apart from this ये boxes के अलावा आपकी जितनी भी problems होंगी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, go through this chapter, whole chapter and collect up your problems. We'll discuss all of your problems and after discussing your problems, we'll discuss the takeaway points of this chapter and the question answers. Okay, so your homework is you have to study all the boxes present in this chapter along with the chapter itself. Okay, clear है? Complete कर लिया है chapter? Okay, so Yes, ma'am. for today आज हम इतना ही करेंगे. Have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay fit, stay